तो बच्चों अब हम शुरू करेंगे आज, वो है चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन, यानी द्विघात समीकरण और व्यंजक। देखिए हम पहले मूलभूत गणित में मैंने आपको पॉलिनोमियल के बारे में बताया था। मैंने आपसे बोला था कि बहुपदीय व्यंजक क्या होते हैं, और हमने वहां पर रेखीय व्यंजक, नियत फलन और क्यूबिक इक्वेशन, बाई क्वाड्रेटिक हमने वहां पर पढ़ा था, लेकिन बहुत छोटे से में पढ़ा था। अब हम जो आज बात करेंगे, या ये जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, ये चैप्टर है द्विघात समीकरण और व्यंजक। अगर आईआईटी के लिहाज से या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिहाज से अगर मैं इस चैप्टर के बारे में सोचूं, तो ये चैप्टर मान के चलिए नींव के ईंट है। क्या है? नींव का ईंट है, यानी हर एक चैप्टर में इसका इस्तेमाल होता है। और अगर ये चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा तो आपको ये लगेगा कि मैं कैलकुलेशन वाइज बहुत स्ट्रांग हो गया हूं और मुझे चीजें समझ में भी आने लग जाएंगी। ठीक है, अभी तक 10th क्लास में भी आपने द्विघात समीकरण पढ़ी थी, लेकिन जो द्विघात समीकरण आपने 10वीं कक्षा में पढ़ी थी और जो 11वीं में है उसमें अंतर आ जाता है। ठीक है, हमको यहां पर समझना क्या है इस चैप्टर को शुरू करने से पहले, कि हमको जो भी चीजें यहां बताई जा रही हैं उनको हमें समझना है कि वो आई भी कहां से है। मतलब एक एक चीज जो हमने पहले से पढ़ रखा है, जैसे आपने श्रीधराचार्य फॉर्मूला पढ़ रखा है, तो ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला आया कहां से है। ठीक है, क्यों होता है कि द्विघात में अगर हम d ग्रेटर देन 0 कहते हैं तो हम बोलते हैं कि मूल वास्तविक तथा भिन्न होंगे, तो उनके पीछे का कारण समझना है और द्विघात की भावनाओं को समझते हुए चलना है, ये सबसे जरूरी चीज है। ठीक है, तो हम शुरुआत करेंगे। जो आज चैप्टर है हमारा वो है द्विघात समीकरण तथा व्यंजक। द्विघात समीकरण तथा व्यंजक। ठीक है, अपन इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन, ये हमारा चैप्टर है। इस चैप्टर से एक चीज जुड़ी हुई जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जितने भी एग्जाम्स आज तक हुए हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। यह समझ में आएगा तो जब हम त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तो वो त्रिकोणमिति में भी द्विघात का इस्तेमाल कर लेते हैं, वो सरल रेखा में भी द्विघात का इस्तेमाल कर लेते हैं। लगभग मैथ्स के हर चैप्टर में इसका इस्तेमाल होता रहता है। तो ये आपका मान के चलिए कि बहुत ही बेसिक चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इजी टू लर्न है, समझ में आ जाता है, बहुत आसानी से आ जाता है, और इसके अंदर थॉट प्रोसेस आपका डेवलप होना शुरू होगा। जहां से हम आईआईटी की तरफ बढ़ना चालू करेंगे तो जो हमारा थॉट प्रोसेस हमें चाहिए वो यहां से आएगा, यानी हमें अब सोचना शुरू करना होगा। ठीक है, द्विघात समीकरण और व्यंजक में द्विघात आपको समझ में आ रहा है, पर मेरे को जो चीज समझानी है आपको सबसे पहले वो है समीकरण तथा व्यंजक। हम पहले भी बात कर चुके हैं। मैंने कहा कि मान लीजिए मैं आपको ऐसा लिख देता हूं कुछ ax प्लस बी बराबर 0। मैंने लिखा ax प्लस बी बराबर 0। ठीक है, आपने बोला कि सर ये क्या है? ये एक समीकरण है, रेखीय समीकरण है, क्योंकि x की घात एक ही है। ये समीकरण हुआ। मैंने आपसे बोला ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। एबीसी की क्या कंडीशन है उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। ये क्या हो गई? ये समीकरणें हो रही हैं। ठीक है, मैंने आपको लिख के दे दिया साइन एक्स, जबकि ये तो त्रिकोणमिति है, मैंने लिख दिया साइन एक्स बराबर 0। ठीक है, तो ये भी क्या बन गई? एक समीकरण बन गई। तो ये जो मैंने लिखे हैं ये सब क्या है? ये समीकरण है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको लिख देता y बराबर ax प्लस बी, या मैं इसे लिख देता y बराबर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या मैं लिख देता y बराबर साइन एक्स, तो ये सब क्या होते? ये कहलाते हैं व्यंजक। ठीक है, तो अगर मैं समीकरण और व्यंजक में मूलभूत अंतर पता करने की कोशिश करूं तो देखिए दोनों के अंदर जो वेरिएबल है, जो चर है, वो x है। खास बात यह है कि यहां पर सिर्फ एक ही चर है, वो कौन सा है? x है, और इसको हम बोलते हैं आत्मनिर्भर चर। यानी जो भी आपके यहां पर समीकरण दी गई होगी उसको परिभाषित करने के लिए x के जितने मानों का इस्तेमाल होगा वो सब मान ये इंडिपेंडेंटली ले सकता है। इसलिए इसको x को हम बोलते हैं, जो चर बोलते हैं, x चर है, मगर कौन सा है? आत्मनिर्भर चर है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, यहां पर भी x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन आप देखें यहां मैंने कोई नंबर नहीं लिखा, मैंने यहां क्या लिखा है? y लिखा है। y भी एक चर है। y कैसा चर है? y एक निर्भर चर है,
वो x के मान पर निर्भर करता है। यानी अगर मैं x का कोई मान यहां डालूंगा तो ये कोई ना कोई आउटपुट देगा। वो आउटपुट किस में स्टोर करेंगे हम? वो y में स्टोर करेंगे। वही किसका मान है? वही तो y का मान है। और ये y जो है वो किस पर निर्भर कर रहा है कि x अपना मान क्या लेगा। x ने जो भी लिया उसको सॉल्व करने पर जो हमें y मिलेगा वो y किस पर डिपेंड कर गया? x पर। तो ये हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अगर आपने एक व्यंजक ऐसा लिखा या एक ऐसी समीकरण लिखी जिसमें y भी आ रहा है और x भी आ रहा है, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल भी आ रहे हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि वो क्या है? वो एक व्यंजक है, वो एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई कि ये समीकरण है और ये व्यंजक है। मैं आपको एक और बात इंपॉर्टेंटली बताता हूं। कई बार बहुत कॉमनली बात होती है कि जब हम लोग दैनिक दिनचर्या में कुछ बात करते हैं तो कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, जैसे मैं आपसे बोलूं कि ये समीकरण है, ये व्यंजक है, तो आप बोलोगे कई बार कि व्यंजक भी मैंने लिखा, तो आपके मन में ये आएगा कि ये समीकरण ही है। लेकिन ऐसा नहीं होता बेटा। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। जितने भी ग्राफ बनाए जाते हैं, चाहे वो द्विघात का बने, चाहे वो रेखीय व्यंजक का बने, चाहे वो त्रिकोणमिति का ग्राफ बने, त्रिकोणमिति अनुपात का ग्राफ बने, तो ग्राफ सिर्फ व्यंजकों के होते हैं, समीकरणों के ग्राफ नहीं होते हैं। समीकरण का मतलब क्या होता है कि हम x का वह मान ढूंढ रहे हैं जो इसको इस जीरो के बराबर कर दे। समीकरण का मतलब समझना, ये इसके पूरे नेचर को बताएगा, ये इसकी प्रकृति को बताएगा, ये इसके पूरे शेप को बताएगा। क्योंकि आप x और y के मान अलग अलग लेंगे और जब निर्देशांकी अक्ष बनाते हैं, आप लोगों को याद होगा कि आप x अक्ष और y अक्ष के बारे में बात करते थे, तो ये x अक्ष होता था और ये y अक्ष। x अक्ष से मान डाले जाते हैं, y अक्ष पर मान निकलते जाते हैं, हम बिंदु लगाते जाते हैं और वो ग्राफ बन जाता है। तो आपके जहन में शुरुआत करने से पहले ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि ग्राफ किसका बनेगा? ग्राफ सिर्फ व्यंजक का बनेगा, ग्राफ समीकरण का तो नहीं बनेगा। ठीक है, समीकरण क्या देगी? समीकरण x के वह मान देगी जो इस समीकरण को संतुष्ट कर दे। अब मान लीजिए यहां बच्चे बोलते हैं कि सर यहां अगर 0 की जगह 4 होता, तो मैं बोलता ये अगर इक्वल टू 4 भी होता तो भी ये समीकरण ही है। यानी ये 0 मैंने लिखा इसलिए कि आपको समझ में आ जाए। यहां कोई भी कांस्टेंट रख देंगे तो भी वो क्या है? समीकरण है। मान लीजिए यहां 4 रखा होता तो मैं इसको ऐसे लिखता कि ax + b = 4। बच्चे कंफ्यूज कि सर 0 पर समीकरण होती है, 4 पर थोड़ी होती है। तो मैं बोलता कि ठीक है बेटा, इसको ऐसे लिख लो, ax + b - 4 = 0। ये फिर से क्या बन गई? समीकरण बन गई। तो हमको समझना है कि समीकरण क्या करेगी? x के वह मान निकालेगी जो समीकरण को संतुष्ट कर देगी, जो सिर्फ इतनी सी बात को सत्य साबित कर देगी। बस बात खत्म। व्यंजक क्या करेगा? व्यंजक उस पूरे फलन का या इस व्यंजक का, यानी इस लीनियर एक्सप्रेशन का या क्वाड्रेटिक का या इस ट्रिग्नोमेट्री का ग्राफ भी बनाएगा और उसके पूरे नेचर के बारे में बात करेगा। ठीक है, यहां पर दो चीजें अपन ने जो सीखी वो क्या? समीकरण किसे कहते हैं, व्यंजक किसे कहते हैं, x कौन सा चर है, x कौन सा चर है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। y कैसा है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। समीकरण क्या करती है? x के सिर्फ वह मान निकालती है जो उसे संतुष्ट कर दे। लेकिन ये क्या बताता है? ये उस पूरे फलन के नेचर के बारे में बात करने के लिए है। हम समीकरणों का ग्राफ नहीं बना सकते हैं, हम सिर्फ व्यंजकों का ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक बातें हैं जो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें समझना पड़ेगा। दूसरा, आप लगातार इसको समझेंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने इसको पढ़ लिया और समझ लिया और इसके क्वेश्चनों की प्रैक्टिस नहीं होगी। इसको अगर आप थ्रोली पढ़ेंगे और लगातार पढ़ते रहेंगे तो आपको लगेगा कि यहां से ही मैथ्स का रूट स्टार्ट करा हमने क्या करा? हम जो जो चीजें अरेंज करते जा रहे हैं, एक चैप्टर हमने कोई पढ़ लिया, दूसरे चैप्टर के अंदर हम उसी का इस्तेमाल भी करेंगे। ठीक है, तो जो हमने अभी तक पढ़ा है, मूलभूत गणित पढ़ा है, लॉगरिथम पढ़ा है, हम उसको भी द्विघात में लाएंगे और उसका भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे इस चैप्टर को, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, द्विघात समीकरण तथा व्यंजक। अब द्विघात समीकरण तथा व्यंजक में अगर मैं आपको द्विघात को परिभाषित करना चाहूं तो मुझे सबसे पहले पॉलिनोमियल को परिभाषित करना पड़ेगा, बहुपदीय को परिभाषित करना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि यदि f of x बराबर a0 x की पावर n प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 x टू द पावर n माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन। मैं ये तीन ही डॉट लगाता हूं, इसका मतलब होता है एंड सो ऑन। ठीक है, प्लस an। अच्छा, क्या इसको बहुपदीय व्यंजक बोल दें? लेकिन इसमें कुछ जरूरी चीजें हैं। अभी तक जो आप 10th में पढ़ते आए थे उसमें आप गुणांकों के बारे में कोई ज्यादा बातें करते नहीं थे, ना आप उसकी परवाह करा करते थे।
ठीक है। अब जो हम आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं या जेईई मेंस की जो हमारी तैयारी चल रही है, इसमें यह ध्यान रखिएगा कि जो यहां लिखा जाता है ये तो इंपॉर्टेंट है ही है, इसके साथ में यहां कुछ कुछ भी लिखा जाता है, कभी ध्यान देते ही नहीं थे। याद करें आप, इस पर आपका कोई ध्यान नहीं था, आप बोलते थे अच्छा ठीक होगा ये हमारे लिए, इसी पर सारा खेल चलेगा। आगे चल करके हम सवालों पर वहीं फंसाना चालू करते हैं। तो अगर ये ऐसा है जहां पर ए नॉट शून्य नहीं होगा, क्या नहीं होगा, ए नॉट शून्य नहीं होगा, और ए नॉट, A1, A2, ठीक है, ये सारे अप टू AN, ये सब वास्तविक संख्याएं अगर हैं, तथा जो n आपको बिलोंग कर रहा है वो किसी होल नंबर को बिलोंग कर रहा है, n क्या बिलोंग कर रहा है आपका, होल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो ये जो मैंने लिखा है आपको, ये क्या कहलाता है, ये बहुपदीय व्यंजक कहलाता है, और वो भी किस कोटि का, n कोटि का। तो हम क्या बोल रहे हैं, यदि f of x इस तरह से दिया गया है तो यह बहुपदीय व्यंजक है, तो यह बहुपदीय व्यंजक है, जिसकी कोटि n है। ठीक है, अब ये बहुपदीय व्यंजक मैंने लिखा, मैंने कहा कि देखो ध्यान से x की सबसे अधिकतम घात क्या है। आपने बोला कि सर जब हम देख पा रहे हैं तो हम कह पा रहे हैं कि x की जो सबसे अधिकतम घात है वह n है, इसके बाद जो घात है वो गिरती 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 जा रही है, और जो आखिरी पद है उसमें x का जो घात है वो शून्य है। अगर मैं यहां बोलूं कि x का घात क्या आएगा तो x का घात शून्य आ रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला आपसे कि यदि आपने एक बहुपदीय व्यंजक लिखा है तो उसकी कोटि का निर्धारण कैसे होगा, उसकी कोटि का निर्धारण होगा कि जो आपके पास चर है x, उस x की अधिकतम घात क्या है, उसकी घात जो अधिकतम होगी वही उस बहुपदीय व्यंजक का क्या होगा, कोटि होगी। जैसे अगर अपन इस बात को समझने की कोशिश करें तो मैंने आपसे बोला कि सपोज करें आपने f of x लिखा, ax प्लस b लिखा, ठीक है। अब मैंने जैसे ही ये लिखा बेटा, तो आपके बैक ऑफ द माइंड, आपके दिमाग में क्या चालू हो जाना चाहिए कि साहब आपने ये लिखा है तो ये जो है a शून्य नहीं होगा और a और b क्या होंगे, वास्तविक अंक होंगे। ठीक है, तो आप बोलोगे कि सर ये जो आपने लिखा है ये एक रेखीय व्यंजक है। क्या है ये, एक रेखीय व्यंजक है। क्यों है रेखीय व्यंजक, क्योंकि x की अधिकतम घात कितनी है, 1 है। ठीक है, मैंने आपसे बोला कि चलो ठीक है आप इसको लिख लो, f of x बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसको देखते ही थोड़ी खुशी हुई होगी क्योंकि आपने 10th क्लास तक यही द्विघात पढ़ी है, पर वो जब ये द्विघात लिखते थे तो आप देखो कि अब आपके बैक ऑफ द माइंड में क्या चलना चाहिए कि a कभी क्या नहीं होगा, शून्य नहीं होगा, और a b c आपकी क्या होंगे बेटा, वास्तविक अंक होंगे। तो ये वाला जो आपका व्यंजक कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा द्विघात व्यंजक। ठीक है, क्यों द्विघात व्यंजक, क्योंकि अधिकतम घात कितनी है, 2, और क्या आ रहा है उससे मतलब नहीं है हमें। ठीक है, अगर मैं आपको लिख के दे दूं ऐसा कि मान लीजिए f of x बराबर ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है, फिर से वही बात कि मन में क्या चलना चाहिए कि साहब a शून्य नहीं होगा और a b c d वास्तविक अंक होंगे, तो अपन बोलेंगे क्या कि ये कौन सा है, ये है आपका त्रिघात व्यंजक। इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबिक एक्सप्रेशन, त्रिघात व्यंजक, क्योंकि x की अधिकतम घात कितनी आ रही है, 3 आ रही है। मान लीजिए अपन इसको थोड़ा सा बड़ा कर, अच्छा एक चीज और मैं बताऊं, f of x लिखा जाता है उसी का मतलब y भी होता है। y और f of x, कभी कभी हम f of x लिखते हैं उसकी जगह हम कभी कभी y लिख देते हैं। तो y जो है वो क्या है, x का फलन है, तो इसको कभी कभी y भी लिख सकते हैं और कभी कभी f of x भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने ऐसे लिख दिया y बराबर a x की पावर 17 माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी, ऐसे लिख दिया। अब देखो मैंने क्या करा, बीच के बहुत सारे पदों को छोड़ दिया। छोड़ने से कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमने सिर्फ एक कंडीशन बनाई है कि जो अधिक गुणांक है सिर्फ वो शून्य नहीं होना चाहिए।
जो अधिकतम घात का गुणांक है बस उसे हम अशून्य मानते हैं, बाकी सारे शून्य हो जाए हमको कोई डर नहीं है बेटा। तो यहां पर अगर हम देखें और हमने कंडीशन भी दे दी कि a इज नॉट इक्वल टू 0 है और आपका a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो आप बोलोगे कि ये क्या है, ये एक बहुपदीय व्यंजक है। ये क्या है, एक बहुपदीय व्यंजक है और जिसकी कोटि कितनी है, जिसकी डिग्री कितनी है, जिसकी डिग्री है 17। क्यों? क्योंकि आपकी अधिकतम घात जो है वो क्या है, 17 है। ठीक है, अब आपका जो वेरिएबल था x, वो तो कौन सा था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y कौन सा था, वो डिपेंडेंट वेरिएबल। यदि y यानी डिपेंडेंट वेरिएबल को आप शून्य रख दें तो वही व्यंजक किसमें परिवर्तित होगा, समीकरण में परिवर्तित होगा। और अब वो समीकरण क्या निकालने की कोशिश करेगी कि x के वह मान निकालूंगा जिससे वह समीकरण का मान शून्य आ जाए। ठीक है, तो समीकरण और व्यंजक क्लियर। अब हमने देखा कि हमने बहुपदीय व्यंजक जब निर्धारित किया तो हमने कहा कि इस तरह का जो एक बहुत ही खतरनाक सा मैंने कुछ इक्वेशन लिख दी है जिसको देखकर का बच्चा बोलता है कि यार ये क्या पढ़ा रहे हो सर, ये कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है। मैंने x की घात को n लिया और उसको एक एक करके घटाता चला गया। कब तक, जब तक कि x की घात शून्य ना आ जाए। x की घात ऋणात्मक की बात नहीं करते हम, x की घात शून्य ना आ जाए, क्योंकि हम n को होल नंबर तक लेके जा रहे हैं। जो ये पूरा आपका पद बना उसको मैंने y के बराबर रख दिया या f ऑफ x के बराबर रख दिया, तो वो बन गया व्यंजक। अब ये व्यंजक क्या है, क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है, देखा जाए तो x वेरिएबल है, तो हमने बोला कि ये क्या है, ये जो है आपका बहुपदीय व्यंजक है। ठीक है, अब बहुपदीय व्यंजक में हमको दूसरी चीज क्या बतानी है, इसकी कोटि। तो मैंने कहा x का जो सबसे अधिकतम घात आएगा, x की जो मैक्सिमम पावर आएगी, वो मैक्सिमम पावर उसकी डिग्री कहलाएगी। तो यहां पर देखा मैंने x की मैक्सिमम पावर कितनी है, n, तो मैंने बोला इसकी डिग्री n होगी। ये यहां पर मैक्सिमम पावर क्या है, 1, तो ये क्या है, बहुपदीय व्यंजक है जिसकी कोटि 1 है यानी डिग्री 1 है, उसको हमने रेखीय व्यंजक बोला। अगर कोटि 2 आ जाती तो द्विघात बन जाता, 3 आ जाती त्रिघात बन जाता, 4 आती चतुर्थ घात बन जाता, और ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाता। मैंने यहां पर देखो क्या कर दिया, घात 17 को जिंदा रख दिया। जब घात 17 को जिंदा करा, बीच के बहुत सारे 16, 15, 14, 13, 12 ऐसे बहुत सारे घात मैंने शून्य कर दिए, तो ये बहुपदीय व्यंजक कोटि 17 की हो गई। ठीक है, और ये जो बेटा a नॉट है, इसके बारे में मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि a नॉट शून्य नहीं होगा, क्योंकि यही किसका निर्धारण करेगा, यही कोटि का निर्धारण करेगा। यही शून्य हो गया तो बात ही खत्म हो गई। आपने अगर मान लो ये लिखा ही नहीं और a 0 डाल दिया तो आप द्विघात व्यंजक बोल रहे हैं, आप द्विघात व्यंजक हैं, और मैं बोलूंगा कि ये शून्य हो गया तो ये तो रेखीय व्यंजक हो गया, और b भी शून्य हो गया तो ये नियतांक हो गया। बोलो हाँ या ना। इसलिए हमको हमेशा a नॉट यानी जो भी सबसे बड़ी घात के साथ जो गुणांक है उसको हम बोलते हैं लीडिंग कॉफिशिएंट। उसको क्या बोलेंगे हम, लीडिंग कॉफिशिएंट। जो सबसे बड़ी घात के साथ, x की सबसे बड़ी घात के साथ जो गुणांक है उसको लीडिंग कॉफिशिएंट कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो वो कभी शून्य नहीं होगा, वो वास्तविक अंक होगा, और जितने और भी गुणांक है वो सब भी वास्तविक अंक ही होंगे, पर वो शून्य हो सकते हैं। ठीक है, अब अगर ये बहुपदीय व्यंजक हमने परिभाषित कर लिया मान लो, तो मैं आपसे पूछूं कि क्या आप मुझे द्विघात व्यंजक की परिभाषा बता सकते हैं, तो अब आप बोलेंगे कि सर बिल्कुल बता सकते हैं। द्विघात व्यंजक क्या हुआ, एक ऐसा बहुपदीय व्यंजक जिसकी अधिकतम घात 2 हो, यानी जिसकी डिग्री क्या हो, 2 हो। तो हम क्या बोलेंगे कि व्हाट इज द्विघात व्यंजक, द्विघात व्यंजक क्या है, तो अपन क्या लिखेंगे, एक बहुपदीय व्यंजक जिसकी कोटि, कोटि मतलब डिग्री, जिसकी कोटि 2 हो, क्या कहलाएगा, द्विघात व्यंजक कहलाता है। द्विघात व्यंजक कहलाता है। एक ऐसा बहुपदीय व्यंजक जिसकी कोटि 2 हो वो क्या कहलाता है, एक द्विघात व्यंजक कहलाता है। दैट इज आई डॉट ई का मतलब होता है बेटा दैट इज बोलते हैं हम, ठीक है ना, दैट इज y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। फिर से दिमाग में वही बात, मैं फिर बोल रहा हूं कि मैं बार बार चिल्लाता रहूंगा जब तक आपके अंदर की आवाज ना आए कि सर a कभी शून्य नहीं होगा
और ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब कई बच्चे मेरे को बोलते हैं कि सर आप यहां तो एबीसी लिख देते हो और जब आपने बहुपदीय व्यंजक पढ़ाया तो पता नहीं क्या A0 A1 A2 ये सब लिख रहे थे। तो बेटा वो गुणांक है, गुणांक मतलब कोई अंक होगा, तो उस अंक को आप A0 A1 A2 लिखो या A से लेके और ABC लिखना चालू कर दो, ठीक है। वहां मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मेरे पास वहां पर 26 ही पद बन पाते A से लेके Z तक, और मुझे तो N तक जाना है, N मुझे भी नहीं पता कि कितना होगा, तो मैंने उसको A0 A1 A2 मान लिया। तो वो कुछ नया नहीं है कि रॉकेट साइंस आ गया कुछ और आ गया, सिंपल सा जो मैं गुणांक को प्रदर्शित कर रहा हूं उसको कर रहा हूं, ठीक है। तो A नॉट इक्वल टू 0, ABC बिलोंग्स टू R आपका क्या कहलाएगा, एक द्विघात व्यंजक कहलाएगा, ठीक है। अब हम द्विघात व्यंजक तो समझ गए कि हाँ द्विघात व्यंजक ये होता है, ठीक है। अब द्विघात व्यंजक से द्विघात समीकरण की तरफ अगर चलें तो हम क्या बोलेंगे, इसका मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। फिर से वही कंडीशन, a नॉट इक्वल टू 0 और a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर क्या कहलाएगी, एक द्विघात समीकरण कहलाएगी, द्विघात समीकरण कहलाएगी। यह आपका क्या है, द्विघात समीकरण है। दिस इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 आपके लिए क्या है, एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि हमने डिपेंडेंट वेरिएबल को शून्य कर दिया। यानी अब यह समीकरण यह कह रही है कि x के वह मान ज्ञात करो जिससे यह वाली चीज शून्य के बराबर हो जाए। अब जो x के मान इसको शून्य बना देते हैं वही इस द्विघात समीकरण के मूल कहलाते हैं, उस द्विघात समीकरण के रूट्स कहलाते हैं। तो रूट्स जो होते हैं, मूल जो होते हैं, वो क्या करते हैं, वो व्यंजक पे अंदर डालने पर y के मान को शून्य करते हैं या वो समीकरण को संतुष्ट करते हैं। तो द्विघात समीकरण के मूल क्या है, द्विघात समीकरण के मूल x के वह मान है जिन्हें समीकरण पे रखने पर समीकरण का मान शून्य दे जाएगा, ठीक है। तो द्विघात समीकरण हमें समझ में आ गई और द्विघात व्यंजक समझ में आ गया। अब मैं बच्चों से जब बात करता हूं कि भाई आपको द्विघात समीकरण में क्या क्या आता है, तो बच्चे बोलते हैं कि सर हम इसके मूल निकाल लेंगे। मूल का मतलब तो हम समझ ही गए, मूल का मतलब x के वह मान जिनको डालने से हमें शून्य मिल जाए, ठीक है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मूल द्विघात समीकरण के मूल। अब मैंने आपसे बोला ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, इसके मूल क्या है। तो देखिए बहुपदीय व्यंजक की जो थ्योरी है या जो इसके नियम है, उस नियम के अनुसार जितनी आपकी समीकरण की कोटि होगी, जितनी आपके समीकरण की कोटि होगी उतने ही मूल इसे संतुष्ट करेंगे। मैं फिर से बोलूं एक बार, जितने आपकी समीकरण के कोटि होगी उतने मूल उसको संतुष्ट करेंगे। वो मूल चाहे वास्तविक हो या अवास्तविक हो या बराबर हो या भिन्न भिन्न हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मूलों की संख्या निश्चित है कि वो कितनी होगी, जितनी कोटि। अगर अपन क्यूबिक बोलेंगे तो उसके 3 मूल होंगे, अगर हम एक चतुर्थ कोटि की बोलेंगे तो उसके 4 मूल होंगे, रेखीय व्यंजक का एक ही मूल होगा, तो द्विघात के कितने होने वाले हैं, 2 मूल। तो जो द्विघात समीकरण है उसके 2 मूल होते हैं, हम मान लेते हैं कि ये मूल है अल्फा और बीटा। ये मूल क्या है, अल्फा और बीटा। यानी अल्फा डालने से भी आपका समीकरण निकल जाएगा, शून्य बन जाएगा, और बीटा डालने से भी आपका समीकरण शून्य बन जाएगा। अब मूल निकाले कैसे जाते हैं, ये जो सब बातें हैं बहुत छोटी छोटी सी बातें, 10th क्लास की बातें हैं। मैंने कहा मूल निकालने का एक सूत्र हमने पढ़ा हुआ है कि अगर हम अल्फा कॉमा बीटा निकालना चाहते हैं तो हम अल्फा बीटा को कैसे बोलते हैं। अल्फा कॉमा बीटा को अगर हम निकालना चाहते हैं तो हम अल्फा बीटा के लिए एक सूत्र का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम श्रीधराचार्य बोलते हैं, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब आप समझ गए हैं कि मैं a को शून्य क्यों नहीं कर पाता। अगर a शून्य हो जाता तो आपका हर क्या बनता, शून्य, और अगर हर शून्य है तो हम बोलेंगे कि मैथ्स अपरिभाषित हो गई है। तो मैथ्स में कभी भी कुछ भी हो जाए, आपका डिनोमिनेटर कभी क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा, आपका हर कभी शून्य नहीं होगा। तो जब हम ये समीकरण लिखते हैं तो बैक ऑफ द माइंड हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, a 0 नहीं है साहब, और a b c क्या है, वास्तविक अंक है। ये बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि आपके मस्तिष्क पटल पर ये छप जाए।
कोई आपसे बोले कि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है, तो आप बोलो कि साहब a बराबर a नॉट इक्वल टू 0 और abc बिलोंग्स टू रियल नंबर भी होता है। वो आपके दिमाग में चलना चाहिए, ठीक है। अब आया माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आप सब लोग जानते हैं यही आपका क्या है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला है। पर पहला क्वेश्चन तो ये कि ये आया कहां से, हमको क्या मालूम कि ये मूल ही देगा, सही बात। तो मूल निकालने आप लोग याद करें कि आपने द्विघात में क्या क्या सीखा था। आपने द्विघात में उनके गुणनखंड करना सीखा था। तो गुणनखंड कैसे करते थे आप गुणनखंड करने के लिए दो विधियों का इस्तेमाल करते थे। एक विधि तो ऐसी होती थी कि ये मध्य पद पर ध्यान देते थे और मध्य पद को दो ऐसे पदों में तोड़ दिया करते थे जिनका योग तो मध्य पद आ जाए और दिन दोनों का गुणनफल पहले और आखिरी पद के गुणनफल के बराबर आ जाए। हम यही करते थे। इसको हम लोग बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मध्य पद का प्रसारण करा जाता था, ठीक है, मध्य पद को प्रसारित कर दिया जाता था दो भागों में विभक्त करके, और हम ऐसा काम करते थे। फिर जो दो बात बनते थे, आपके दो पार्ट जो बना करते थे वो रेखीय व्यंजक होते थे, ठीक है। जैसे मैं आपको समझाऊं, मैंने आपसे बोला एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। आप इसके मूल निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके मूल निकालने का पहला काम क्या करते थे, आप देखते थे यहां लिखा है भाई साहब -5, हमको लाना है 6x स्क्वायर। 6x स्क्वायर कैसे आएगा, 3 इंटू 2 से आ जाएगा, लेकिन हमें -5x चाहिए तो हम -3 और -2 में इसको प्रसारित करते थे। हम लिखते थे एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस का 6 बराबर 0। इन दोनों का योग अभी भी -5x आ रहा है और इन दोनों का गुणनफल जो होगा वो 6x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। फिर हमने क्या करा, इसको हम इसमें से x कॉमन ले लेते तो यहां मिल जाता था x माइनस 3, और यहां -2 कॉमन लेते तो आज मिलता था x माइनस 3 बराबर 0, और x माइनस 3 इंटू x माइनस 2 बराबर 0 को हम जब हल करते थे तो हमें x बराबर 2 और 3 मिल जाया करते थे। ये हमारे मूल होते थे, ठीक है। ये एक मेथड था। दूसरा मेथड क्या था, दूसरा मेथड था कि आप क्या करें, श्रीधराचार्य। अच्छा, श्रीधराचार्य मान लो कि हम मूल लगाने के लिए श्रीधराचार्य लगा रहे हैं, तो श्रीधराचार्य जब लगाया जाता था तो हम बोलते थे कि साहब इसका मूल कैसे निकालेंगे, हम बोलेंगे दो मूल आने वाले हैं अल्फा और बीटा। वो कैसे आएंगे, -b, तो b कितना है यहां पर -5, तो माइनस माइनस +5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर यानी -5 का होल स्क्वायर माइनस 4ac। a कितना है आपका 1, c कितना है आपका 6 बटे में 2 इंटू 1। फिर आप इसे सॉल्व करते तो बनता था 5 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 25 माइनस 24 बटे 2, तो आपका मान आ गया 5 प्लस माइनस और 1 बटे 2। इसका मतलब 5 प्लस 1 6 बटे 2 और 5 माइनस 1 4 बटे 2, तो आपका मूल आ गया 3 और 2, ये भी मूल आ गए आपके, ठीक है। एक और तरीका होता था जिसको हम बोला करते थे पूर्ण वर्ग बना करके हल करना, ठीक है। तीसरे तरीके से जो अपन हल करना सीखते थे वो क्या था कि हम इसका पूर्ण वर्ग बनाते थे। अब देखो ये कैसे होगा, मैंने कहा कि पूर्ण वर्ग हमारे दो तरह के हैं। देखो बेटा, या तो है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और एक होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। पर क्योंकि यहां माइनस है तो हम उस माइनस के हिसाब से हमने ये समझा कि हम a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर है, जो कि एक्चुअली में a माइनस b का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। अब मैं उसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाऊंगा, देखो a की जगह मैंने x लिखा और x की घात 2 दिखी, वहां मुझे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वहां भी x स्क्वायर लिखा हुआ है बेटा, ठीक है ना। अब वहां पर क्या देखो 2 है क्या, -5x के आसपास भी तुम्हें कहीं 2 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो मैंने कहा कि ऊपर से समीकरण बनाने के लिए एक 2 लगा लेते हैं। a कितना माना था आपने, x माना था, तो आपने x लिख लिया। अच्छा, अभी वहां पर क्या बचा हुआ है, देखो x आ गया, 2 आपने जबरदस्ती चिपका दिया, तो अभी वहां 5 बाकी है, तो एक 5 लिख लो और इस 2 के इफेक्ट को खत्म करने के लिए एक 2 यहां लगा लो। तो अब देखो कि ये a स्क्वायर माइनस 2a और b, तो क्या ये b चमक रहा है आपको, देखो ऐसे समझो, ये देखो a, ये 2 मैच करा दिया मैंने, ये a मैच करा दिया, तो ये वाला अंक आपको b की तरह चमकता हुआ दिख रहा है। तो साथ में क्या करना है, प्लस का b स्क्वायर करना है, यानी इसी अंक का वर्ग, यानी 25/4 आपने चिपका दिया 25/4। अब 25/4 आपने लिखा, लेकिन अपना तो वहां पर क्या था 6 था, तो हमने कहा 25/4 लिखा है तो +6 में
-25/4 करो, वरना वो नाराज हो जाएगा, क्योंकि समीकरण थोड़ी बदल सकते हो आप। और इसको आपने उठा के कहा कि ये सर बराबर 0 है। ठीक है, अब जरा गौर से देखें कि ये जो पार्ट है, इतना सा पार्ट, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाया मैंने, क्योंकि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर से, तो ये क्या बन गया आपका x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर प्लस 24 माइनस 25 का मतलब हो गया माइनस का 1/4 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया आपके पास, x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर बराबर 1/4। फिर हमें क्या करना है, हमें तो x के मान निकालने हैं, मूल निकालने हैं, तो हमने क्या करा, इसका रूट लगा दिया, तो इसका भी क्या लग जाएगा, रूट। अब हमें यह पता है कि हम इसको कैसे सॉल्व करते थे, हम मॉड लगा देते थे, ऋणात्मक मान नहीं आता बाहर। स्क्वायर रूट पर अपन शुरू से चिल्ला रहे हैं, और मैं लगभग हर कक्षा में अपने गले को काफी जोर दे चुका हूं इस बात को बोलने में कि वर्गमूल का न तो इनपुट नेगेटिव न तो आउटपुट नेगेटिव, और यहां पर जो 1/4 का मूल आएगा वो आएगा 1/2। मॉड हटेगा तो क्या लगेगा, एक बार तो बराबर 1/2 बन जाएगा, और एक बार आप हल करोगे तो -1/2 बन जाएगा। इसको हल करोगे तो ये 3 दे देगा, इसको हल करोगे तो ये 2 दे देगा। तो ये मूल निकाल लिया आपने। तो अगर अपन द्विघात समीकरण के मूल की बात करें तो ये तो निश्चित हो गया कि द्विघात समीकरण अगर आप बोल रहे हैं तो आपके मूलों की संख्या 2 है। अब मूल निकाले कैसे जाए, तो मूल निकालने जान के आपके जो 3 तरीके हैं जो आपने कक्षा 10 में पढ़ रखे हैं, वो 3 तरीके ये हैं। ठीक है, मेरा क्वेश्चन यहां पर यह है कि ये जो श्रीधराचार्य आया जिसने इस मूल को सबसे तेजी से निकाला, ये फॉर्मूला आया कहां से। ऐसा थोड़ी कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यता में हमने खुदाई में ये वाला फॉर्मूला हमें मिला था, ऐसा नहीं था। हमने गणित में हर चीज डिजाइन करी है। गणित कोई ऐसा नहीं है कि किसी तत्व की खोज की गई है या शून्य की खोज ही हुई थी। शून्य की खोज कैसे हो सकती है, शून्य को बनाया गया था, डिजाइन किया गया था। वो डिजाइन होने के बाद उसने पूरे मैथ्स का जो स्वरूप था वो बदल दिया। उसके बाद ही हमने दशमलव को पूरा डिजाइन करा, और तब से हमारे मैथ्स में जो नंबर्स हैं वो बढ़ने लग गए, क्योंकि हम रेस्ट्रिक्ट हो गए थे मैथ्स में। ठीक है ना, तो अब हमने कहा कि ये फॉर्मूला अगर श्रीधराचार्य फॉर्मूला है, या अगर इंग्लिश मीडियम्स में अगर अपन बात करें तो वो लोग बोलते हैं कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, हालांकि है तो श्रीधराचार्य ही फॉर्मूला। तो ये आया कहां से, हमारी को इसकी उत्पत्ति देखनी, और मैं आपको पूरे चैप्टर में हर एक चीज के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन करता चलूंगा, ताकि कोई भी ऐसी चीज छूटती हुई से ना ले जाए कि उसके बारे में तो सर ने बात ही नहीं करी। यानी इसको पढ़ने के बाद, द्विघात पढ़ने के बाद आप चाहे तो आगे भी किसी को समझा सकते हैं कि ये द्विघात है क्या। ठीक है, तो हम सबसे पहली जो बात करेंगे अब वो बात करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला आया कहां से। ठीक है, शुरुआत अपन यहीं से करेंगे, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कहा कि आपकी ये समीकरण थी, इस समीकरण को मैं फिर से लिख लेता हूं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 लिख लिया। कंडीशन तो बेटा अब तो आपको दिमाग में चमकने लग गई होगी कि a b c को तो सर वास्तविक अंक बोलेंगे और a को 0 नहीं बोलेंगे। ठीक है ना, अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना। मैंने कहा a कॉमन ले लो, a कॉमन लिया, क्या बचेगा अंदर, x स्क्वायर प्लस b/ax प्लस c/a एंड दैट इक्वल्स टू 0। ये आपका आ गया साहब। अच्छा, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं? मैंने आपसे बोला था कि अगर अशून्य है तो आप कर सकते, क्योंकि ये तो शून्य नहीं है। तो मैंने बोला इसे लिखा जा सकता है x स्क्वायर प्लस b/ax प्लस c/a इज इक्वल टू 0। अब कोई बच्चा मेरे से बोलेगा कि सर आपने इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया। कैसे? मैंने कहा a और ये पद गुणा हो रहे हैं और गुणा होकर के ये शून्य बन रहे हैं। ठीक है, आपने बोल रखा है कि a अशून्य है, तो a तो शून्य बनेगा नहीं, तो फिर शून्य किसको बनना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस b/ax प्लस c/a को ही क्या बनना पड़ेगा, शून्य बनना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस b/ax प्लस c/a बराबर आ गया 0। फिर हम चालू करते हैं अपना वही कार्य जो हमने किसके लिए किया था, अभी मैंने वहां पर परफेक्ट स्क्वायर बनाया था, पूर्ण वर्ग। तो मैं चालू करता हूं इसको करने के लिए। कैसे? मैंने कहा देखो a स्क्वायर तो दिख ही रहा है, तो इसको एक्स स्क्वायर रहने दो। यहां 2 की कमी है, 2 चिपका दो। यहां x है तो x रहने दो, ताकि 2a बन जाएगा। इनटू ये b/a है तो इसे b/a तो लिखो, लेकिन इस 2 को यहां से हटाने के लिए एक 2 और नीचे चिपका दो,
ताकि क्या हो जाए, ये b/2a बन जाए बेटा। ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा तो इक्वेशन वापस इसी में कन्वर्ट हो जाएगी। सही बात, ठीक है। प्लस अपने पास ये जो नंबर है ये अब अपना बी स्क्वायर वाला काम करके देगा अपन को, तो अपन ने इसको चिपकाया यहां पर b²/4a² करके, तो प्लस करके c/a तो था ही हमारे पास, इसी को हमने घटा भी दिया तो माइनस का b²/4a² करके किया। ये आप देखा जाए तो एक तरह से जनरल फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर बनाने का, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, हमने कहा कि ये जो पद हमारा है, ये जो पद हमारा है, ये पद जो है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं, इसको हटा देता हूं मैं, यहां लिख देता हूं a ≠ 0 और ABC बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं x प्लस b/2a का होल स्क्वायर प्लस 4a² एलसीएम लिया है, 4a² इन दोनों पदों में एलसीएम ले लिया है, तो ऊपर आ गया है 4ac माइनस b² और ये बराबर है 0 के, ठीक है। यहां तक भी कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब बताओ क्या बना इसके बाद का स्टेप, अपन ने लिखा x प्लस b/2a का होल स्क्वायर बराबर, इसको जब इधर भेजा तो ये बना माइनस का 4ac माइनस b² बटे में 4a²। इसको अपन ने लिख लिया x प्लस b/2a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इस माइनस को अंदर ले गया तो ये बन गया b² माइनस 4ac अपॉन 4a²। अब कुछ बनता हुआ सा दिख रहा है। हमने कहा हमको किसका मान चाहिए भाई, x का मान चाहिए। x का मान चाहिए तो इसका क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल, तो इसका भी क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल। फिर से वही बात जो मेरे गले को दर्द देती है, क्या कि ऋणात्मक नहीं, तो इसको निश्चित तौर पर मॉड लगाना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा मॉड ऑफ x प्लस b/2a का होल, सॉरी मॉड ऑफ x प्लस b/2a इज इक्वल्स टू, यहां पर देखो अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac तो आ ही गया, 4 का रूट 2 आ गया और a² का रूट मॉड a आ गया। बोलो यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक है। क्योंकि हमें a के बारे में भी पता नहीं है कि वो धनात्मक है या ऋणात्मक है, ठीक है। अब मॉड हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, प्लस माइनस, तो अपन बोलेंगे क्या कि x प्लस b/2a बराबर प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो आपका फाइनल फॉर्मूला क्या बना इस हिसाब से, फाइनल फॉर्मूला आया x बराबर माइनस b/2a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a, 2a और 2a एलसीएम आ गया तो x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। और यही आपका क्या है, वो क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला है, द्विघात का सूत्र है, ठीक है। तो ये हमारे मूल निकालने के लिए जो हमने द्विघात का सूत्र देखा, जो ये हमारा सूत्र है श्रीधराचार्य वाला, वो अब हमने निकाल लिया। तो अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं कि बताओ बच्चा मूल क्या है, मूल क्या है, तो आप बोलोगे x का वह मान जो द्विघात समीकरण पर डालने से द्विघात समीकरण शून्य बन जाए, जो द्विघात समीकरण को खत्म कर दे। x का वो मान कि उसमें डाला और जो आउटपुट निकला वो 0 निकला, वो उस द्विघात समीकरण का क्या कहलाएगा, मूल कहलाएगा। मूल निकालने के लिए मैंने आपको 3 विधि दिखाई, ये तीनों विधि आपने पढ़ रखी हैं। पहली विधि क्या थी, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग थी। दूसरी विधि क्या थी, क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला द्विघात अपना श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला था। और तीसरा मैंने पूर्ण वर्ग करके भी दिखाया था, ठीक है। इस पूर्ण वर्ग वाले कॉन्सेप्ट से ही श्रीधराचार्य का जो फॉर्मूला है वो हमने जनरेट भी कर लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं बहुत छोटी छोटी सी बातों पे ना। मैंने कहा जैसे मान लीजिए आपका द्विघात समीकरण है, मैं कुछ ऐसे नॉर्मल पॉइंटों पे बात कर रहा हूं कि a² प्लस bx प्लस c बराबर 0, और मैं आदत से मजबूर फिर से लिखूंगा ABC बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। इसके 2 मूल हमने माने हैं, अल्फा और बीटा, ठीक है। यदि आपको द्विघात समीकरण के 2 मूल पता हैं,
ठीक है। यदि आपको द्विघात समीकरण के दो मूल पता हैं तो आप उस द्विघात समीकरण को उत्पत्ति भी कर सकते हो, मतलब उसको जनरेट भी कर सकते हो। ठीक है, कभी कभी वर्ड्स में गड़बड़ हो जाती है तो समझ जाए, भावनाओं को समझे। तो क्या है, हम उसको जनरेट कर सकते हैं। कैसे जनरेट कर सकते हैं? अगर मान लीजिए अल्फा और बीटा किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं, मूल हैं, तो हम बोल सकते हैं एक फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, मूलों का योग गुणा x प्लस मूलों का गुणा बराबर 0। तो आपका क्या होगा? द्विघात समीकरण तैयार होगा। इसका मतलब अगर अल्फा बीटा रूट हैं तो हम बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0, वो द्विघात समीकरण बन जाएगी जिसके मूल क्या हो? अल्फा और बीटा हो। ठीक है, ये सूत्र हमको याद है और अभी इसको दिमाग में, जहन में रखना भी है कि हमारे काम भी आएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों को गुणा बराबर 0 और एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। अब जो मैं लिख रहा हूं बेटा, उसको मैं पहले लिखूंगा, उसके बाद उसके बारे में अपन मतलब डिटेल में चर्चा भी करेंगे और वो समझेंगे, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला है। ठीक है, थोड़ा सा बच्चों को अनडाइजेस्टेबल मोड में चला जाता है, लेकिन अपन कोशिश करेंगे कि वो समझ में आए। मैंने कहा कि अगर ए स्क्वायर, ध्यान से देखिए, मैंने कहा कि ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के दो मूल अल्फा और बीटा हैं, तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर, एक कॉमन लिया जाता है और यहां लिखा जाता है x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। बच्चा बोलेगा कि सर अगर अल्फा और बीटा मूल था ही तो फिर आप ये मेहनत क्यों कर रहे हो, आपने ए बाहर क्यों लगाया? ए बाहर लगाने की जरूरत क्या थी? तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं बेटा आपको। मैंने एक एग्जांपल लिया जिसमें मैंने लिखा 2x स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस का 3 इज इक्वल टू 0 दे दिया मैंने आपको। ठीक है, इसके अपन मूल निकालते हैं। तो मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने की कोशिश करता हूं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में मैं क्या लिखूंगा कि मैं लिखता हूं 2x स्क्वायर और प्लस का 2x माइनस का 3x और माइनस 3 बराबर 0। देखो बेटा, इन दोनों का योग माइनस एक्स आएगा और इन दोनों का गुणा माइनस का 6x स्क्वायर आ गया। ठीक है, यहां से अपन क्या कॉमन ले सकते हैं? 2x कॉमन ले सकते हैं, तो आ जाएगा x प्लस 1, माइनस 3 कॉमन ले सकते हैं तो आ जाएगा x प्लस 1 बराबर 0। तो आपके जो गुणनखंड होंगे वो होगा x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, यानी इन दोनों का गुणा करोगे तो ये वाली चीज आ जाएगी। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मूल क्या है? मूल जब निकालोगे तो आप बोलोगे सर x बराबर -1 है और x बराबर 3/2 है। ठीक है, अब हम वापस चलते हैं अपनी चर्चा पे। मैंने कहा कि अगर इस मूल को आपको दिया गया है तो क्या आप समीकरण निकाल सकते हैं? तो आप बोलोगे हाँ सर, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग गुणा एक्स प्लस मूलों का गुणा बराबर 0। मैंने कहा करके देखो, तो आपने कहा कि ठीक है सर हम कर लेते हैं। उसमें क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट यानी -1 प्लस 3/2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट का मतलब -1 इंटू 3/2 दैट इक्वल्स टू 0 आ गया। अब आगे बढ़ते हैं अपन, क्या बनाइए? एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 माइनस 1 का मतलब हो गया 1/2 यानी x/2 और ये आ गया माइनस का 3/2 बराबर 0। यही तो हुआ। क्या ये इक्वेशन आपको इस तरीके से लगती हुई दिख रही है? नहीं ना। यहां आपको क्या लेना पड़ेगा? आपको लेना पड़ेगा एलसीएम। ठीक है, एलसीएम लोगे तो काम बन जाएगा। या मैं इसको 2 से गुणा कर दूं, मैं अगर इसे 2 से गुणा कर दूं, इधर भी 2 से गुणा कर दूं, तो क्या मेरी समीकरण आ जाएगी कि 2x स्क्वायर माइनस एक्स और -3 बराबर 0। बिल्कुल सही बात है ना। तो मुझे क्या करना पड़ रहा है? 2 से गुणा करना पड़ रहा है। ठीक है, जब मैंने आपसे बोला ax स्क्वायर या 2x स्क्वायर था तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? तो हम इसे लिख सकते हैं, अगर वैसे देखा जाए तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं? मैं यहां पर लिख के दिखाता हूं आपको कि मैं इसे कैसे लिखूंगा। मैं इसको लिखूंगा 2 टाइम्स ऑफ x माइनस x प्लस 1 और x माइनस 3/2, क्योंकि मूल क्या है इसके? ये x प्लस 1 और एक तो मूल आया -1, तो अपन ना एक मूल में रख दिया +1। यहां पर ऐसा +1 क्यों रखते हैं? क्योंकि x माइनस अल्फा लिखा हुआ है। मैं आपको ऐसे दिखाता हूं करके, x माइनस
-1, ठीक है। और एक मूल क्या आया आपका x माइनस 3/2, तो आपका क्या बन गया ये 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 और x माइनस 3/2। बोलो बात समझ में आ गई? ये 2 टाइम्स में आ गया, तो ये 2 क्यों लगाया, यहां पर ये 2 बैठा हुआ था। समझ में आ रही है मेरी बात? तो उसी प्रकार मैंने क्या कहा कि यदि आपको एक समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दी गई हो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दी गई हो, ठीक है ना, और उसके मूल दिए गए हो कि वो अल्फा और बीटा है, तो वो आप ऐसे लिख सकते हैं a टाइम्स ऑफ x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। और ये जो पार्ट है बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब हम आगे चलते हैं तो लिमिट का एक चैप्टर आता है, कई बार इंटीग्रेशन आते हैं, उन सब में ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत बार यूज होता है, इसलिए मैं इस पर डबल स्टार लगा दे रहा हूं। और हमारे डबल स्टार का मतलब है कि भूलने के चांस ज्यादा हैं, ठीक है। यहां ए इसलिए निकाला जाता है, ठीक है। अब हमने बोला अगर ऐसा आया तो बोलो ये इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको हम लिखते हैं ए कॉमन ले लेते हैं इधर से, तो यहां आ गया एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ, इसको जब खोलेंगे तो मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणा यानी अल्फा बीटा, ये आ गया सब। अब देखो ए तो आपने बोल ही रखा है कि वो क्या है, अशून्य है, तो ये ए और ये ए साफ हो गए हैं। अब जरा कंपैरिजन करें, कंपैरिजन पे देखो कि एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर तो साफ साफ दिख रहे हैं, तो क्या हुआ, माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बी बाई ए के बराबर आया। तो बताओ अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, ये वही आ गया जो आपको याद है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए आ गया। ऐसे ही अगर अपन कंपैरिजन करें किसका, अपन कंपैरिजन करें इसका और इसका, तो आप बोलोगे कि अरे सर ये तो अल्फा बीटा बराबर सी बाई ए आ गया, ये आपको पता था बेटा। फिर मैं आपसे बोलता हूं एक और बात कि याद करो कि ऐसा कुछ आपने पढ़ा था, और नहीं पढ़ा तो अभी आप समझ जाएंगे कि अगर मैं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर लिखूं तो वो मैं लिख सकता हूं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। समझ में आ रही है मेरी बात? अब इस माइनस 2 अल्फा बीटा में मैं क्या कर रहा हूं, मैं प्लस का 4 अल्फा बीटा जोड़ दे रहा हूं और माइनस का 4 अल्फा बीटा घटा भी दे रहा हूं। बोले सर इससे फायदा क्या हुआ, फायदा देखे नीचे, ये बन गया आपका अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर, ये वाला पार्ट ध्यान से देखेंगे तो ये लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 4 अल्फा बीटा, ठीक है। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अच्छा, ये आ गया अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का मतलब हो गया बेटा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और माइनस का 4c बाई ए विच इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए स्क्वायर। हमको किसकी वैल्यू चाहिए, तो इसका वर्गमूल कर दो, इसका भी वर्गमूल होगा तो इसका भी वर्गमूल होगा, तो वर्गमूल होके क्या निकल के आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोलते हैं बेटा अपन, डॉक्टर, डिस्क्रिमिनेंट, विवेतिकर, ठीक है, अपॉन मॉड ए। तो आपको एक फॉर्मूला और याद रखना है, वो क्या कि अल्फा माइनस बीटा जो होता है मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा, क्योंकि इधर भी क्या लगेगा, इससे मॉड ही आएगा, तो मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट डी बाई मॉड ए, ठीक है। तो 3 रिलेशन आपको याद रखने हैं, कौन कौन से, ये आपको याद है अल्फा प्लस बीटा वाला, ये वाला याद है आपको अल्फा बीटा बराबर सी बाई ए वाला, और एक आपको अब याद करना है कि मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा कितना होता है, रूट डी बाई मॉड ए। अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग, अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल, और मॉड अल्फा माइनस बीटा का मतलब दोनों मूलों का अंतर का मापांक, दोनों मूलों के अंतर का मापांक, यानी मैग्नीट्यूड बताना है बस हमें, ठीक है। हमको पता नहीं है अल्फा बड़ा है या बीटा बड़ा है, पर हम तो उन दोनों का अंतर निकालेंगे और जो अंतर आए वो धनात्मक लेना है बस, इसलिए हमने मापांक लगाया। तो मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा कितना आ गया, रूट डी बाई मॉड ए आ गया, ठीक है। तो हमारे पास जो मूलों के जो अब रिलेशंस आए वो क्या आए हैं, मैं एक बार रब कर देता हूं यहां पर, तो मैं आप क्या बोलूं उसमें, आपको जो पॉइंट समझ में आया वो क्या ऐसा है, तो आप बोलोगे कि सर अल्फा प्लस बीटा जो है वो माइनस बी बाई ए आ गया है जो हम जानते थे, दूसरा अल्फा बीटा जो आया वो सी बाई ए आ गया है, ये भी हम जानते थे, तीसरा जो आपने कोशिश करी हमें समझाने की वो भी हमें समझ में आ गया कि मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा रूट डी बाई मॉड ए होगा, ठीक है। ये 3 रिलेशन अपन ने मूलों के लिए और निकाल लिए,
ठीक है, तो हम लोगों ने जो सीखा इस पर हम कुछ प्रश्न करने की कोशिश करते हैं, कैसे सवाल बनेंगे इस पे, कैसे ये यूज होगा। ठीक है, मैंने एक सवाल लिया और ये सवाल आप लोगों ने 10th क्लास में बहुत बार किया है। मैंने क्वेश्चन कहा, यदि अल्फा बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूल है, क्या है, मूल है, तब वह समीकरण ज्ञात करें जिसके मूल वन बटे अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 हो। हमको क्या करना है, हमको दिया गया है कि अल्फा बीटा इस समीकरण के मूल है, ठीक है, और हमको क्या करना है, एक ऐसी समीकरण निकालनी है जिसके मूल 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 और 1 अपॉन बीटा प्लस 1 हो। तो जो मेथड आप अभी तक करते आए हैं मैं पहले उसी पर जाता हूं ताकि आपको थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाए। हम क्या करते थे, सबसे पहले लिखते थे कि अगर आपको समीकरण बनानी है तो आप रूल यूज करेंगे, मैं से एक बार इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूं ताकि याद रहे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। यानी इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, अब सम ऑफ रूट का मतलब हो गया 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1। आप बिल्कुल समझ पा रहे हैं, इसको आप क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 इंटू 1 अपॉन बीटा प्लस 1 बराबर 0। जो फॉर्मूला था उस फॉर्मूले में हमने इसको रख दिया। इससे क्या बनेगा, फटाफट इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, आसान होता है। ऊपर भेजेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 यानी 2 बटे में, नीचे आ जाएगा अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। इतना तो आप कैलकुलेशन कर ही पाते हैं। 1 अपॉन जो नीचे आएगा वो यही आएगा, अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 बराबर 0। ये बात आ गई यहां तक, ठीक है। अब हम क्या करें, हमको जो दिया गया है उस पर दिमाग लगाते हैं। उस समीकरण के हिसाब से हमको क्या दिया गया कि एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के दो मूल हमें दिए गए हैं, एक अल्फा और एक बीटा। तो आपने बोला कि सर इसको देख के पता चला कि अल्फा प्लस बीटा पी होगा और अल्फा बीटा का वैल्यू क्यू होगा। वही वाली बात, माइनस बी बाई ए, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, ए 1 है ही है, और सी बाई ए यानी क्यू बाई 1 तो वो क्यू आ गया। तो मान जो है उनको समीकरण में व्यवस्थित कर देंगे अपन। तो जब समीकरण में व्यवस्थित करेंगे तो क्या बनेगा, जब समीकरण में व्यवस्थित करूंगा तो क्या बनेगी समीकरण, एक्स स्क्वायर माइनस, समीकरण में व्यवस्थित करने पर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पी रखना है तो पी प्लस 2, और इधर क्या आ जाएगा क्यू प्लस पी प्लस 1 इंटू एक्स प्लस इधर क्या आ जाएगा 1 अपॉन क्यू प्लस पी प्लस 1 बराबर 0। एलसीएम ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये क्यू प्लस पी प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ पी प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0। और ये आपका उत्तर आ गया। ये मेथड आप करते आए हैं, ठीक है। इस मेथड में कोई गड़बड़ नहीं है, अच्छा मेथड है। 10th क्लास के लेवल पर ये बहुत ही अच्छा मेथड है। हम इस मेथड को एक और तरीके से भी कर सकते हैं और वो थोड़ा फास्ट है पर वो समझने वाला मेथड है। आप समझ जाएंगे और समझ में भी पहली बार में ही आएगा, दूसरी बार में आप कंफ्यूज होने लग जाओगे, तो एक ही शॉट में उसे समझना भी है। तो अब अपन देखेंगे इसका मेथड 2 क्या होगा। मेथड 2 में मैं ये वाला मेथड अप्लाई करने की जगह मेथड 2 पर जाता हूं और मैं मेथड 2 यहां ले लेता हूं कि इसका मेथड 2 अपन यहां करते हैं। मेथड नंबर 2, ये मेथड नंबर 1 था, अब मैं मेथड नंबर 2 करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। मेथड नंबर 2 क्या करेंगे अपन, मेथड नंबर 2 में जब अपन जाएंगे तो अपन इसका एक अलग तरीके से सोचते हैं। कैसे, मैंने आपसे कहा, देखते चलना, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू के दो मूल हैं बराबर 0 के दो मूल हैं, एक तो है अल्फा और एक है बीटा। अच्छा, यहां देखें जो मूल आपको निकालने हैं वो सिमेट्रिकल मूल हैं,
ठीक है, आपको जो द्विघात समीकरण बनानी है उसके जो मूल है वो एक ही फॉर्मेट पर है, 1/α+1 1/β+1। अगर एक ही सिमेट्रिकल फॉर्म वाले आपके सममित रूप वाले मूल आ जाए तो उसको निकालने की एक विधि हमारे पास है, वो शानदार है। वो देखो कैसे, मैंने कहा कि अगर अल्फा इसका मूल है तो अल्फा इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो यहां हम लिखते हैं अल्फा स्क्वायर माइनस पी अल्फा और प्लस क्यू, क्योंकि मूल है तो ये निश्चित तौर पर शून्य बनेगा। ये इक्वेशन बिल्कुल सही है, अल्फा स्क्वायर माइनस पी अल्फा प्लस क्यू बराबर 0। ठीक है, अब हमने क्या कहा, हमने कहा कि हमको क्या चाहिए, हमको एक ऐसी समीकरण चाहिए जिसमें x बराबर 1/α+1 रखते ही समीकरण शून्य बन जाए। मूल का मतलब क्या था, मूल की बेसिक डेफिनेशन क्या थी, याद करो। मूल की बेसिक डेफिनेशन थी कि यदि x का वह मान जो समीकरण में स्थापित करने पर समीकरण का मान शून्य हो जाए। अब ये मुझसे कह रहा है कि एक ऐसी द्विघात समीकरण बनाओ जिसका मूल होना चाहिए 1/α+1। 1/α+1 वाला अगर मुझे मूल बनाना है तो यानी x का मान जैसे ही मैं 1/α+1 डालूं तो मेरी समीकरण शून्य हो जानी चाहिए, यस और नो। तो मैंने कहा कि मैं एक ऐसा समीकरण बनाना चाहता हूं जिसमें x बराबर α+1 रखने से मेरा समीकरण शून्य हो जाए। ठीक है, यहां से मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना। मैंने यहां से समीकरण में मल्टीप्लाई करा क्रॉस, अल्फा x प्लस x बराबर 1 आ गया, अल्फा x बराबर यहां से आ गया 1 - x, और मेरा जो अल्फा आया है वो आ गया 1 - x/x, ये आ गया। ठीक है, ये अल्फा का मान उठाया क्योंकि ये समीकरण तो सही है, सत्य समीकरण थी, अल्फा मूल था, अल्फा उसमें डाला, जैसे ही अल्फा उसमें डालूंगा तो निश्चित तौर पर इस पूरे का मान शून्य के बराबर आएगा। अभी अल्फा का मान मेरा x के रूप में कितना आ रहा है, वो आ रहा है 1 - x/x। इसको उठा के मैं वहां रख देता हूं तो क्या बनेगा मेरा 1 - x का 1 - x/x का होल स्क्वायर माइनस p टाइम्स ऑफ 1 - x/x प्लस q इज इक्वल टू 0। यहां तक ठीक है। अब इसको थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं तो ये बनेगा 1 - x का होल स्क्वायर माइनस p टाइम्स ऑफ 1 - x इंटू x, क्योंकि एलसीएम ले लिया, प्लस क्यू एक्स स्क्वायर बराबर 0, खोल दो इसे फटाफट, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस p टाइम्स ऑफ x और माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस क्यू एक्स स्क्वायर बराबर 0। इसको मैं लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर मैं क्या लिख रहा हूं, माइनस का पी एक्स और माइनस का 2x और प्लस 1 बराबर 0। यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, ब्रैकेट में आ गया 1 प्लस पी प्लस क्यू, यहां से माइनस एक्स कॉमन ले लो, ब्रैकेट में आ गया p प्लस 2 प्लस 1 बराबर 0। अरे वाह, ये तो वही समीकरण आ गई जो समीकरण मैंने यहां निकाली थी। तो मेरा वो सम निकालना, माइनस b/a से कंपेयर करना, c/a का कंपेयर करना, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट करना, वो सब करने की जगह मैंने सिंपल सी एक बात करी कि जो मूल मुझे दिए गए हैं उनमें से एक मूल मैंने समीकरण में संतुष्ट करा दिया। जो मूल मुझे निकालने, जिस द्विघात समीकरण को मुझे निकालना है तो उसका जो मूल दे रखा है उसको x के बराबर रखा, वहां से अल्फा का मान निकाला और वापस समीकरण में डाला, और जैसे ही हल करा तो मुझे उत्तर जो मिला ये उत्तर वही है जो उससे आएगा। तो मेथड 2 जो है वो इन जनरल वेरी फास्ट मेथड है, ठीक है, करने के लिए। लेकिन आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपके मूल होने चाहिए वो सम्मित होने चाहिए। ऐसा नहीं एक 1/α और एक 1/β+1 दे रखा है, तब नहीं, दोनों के फॉर्मेट सेम है। यानी आप यहां पर चाहे x बराबर 1/α+1 रखें, चाहे x बराबर 1/β+1 रखें, कोई अंतर नहीं होगा। तो दोनों के फॉर्मेट सेम होने चाहिए। ठीक है, इस पर अपन एक सवाल और करते हैं, ट्राई करते हैं, ताकि ये सवाल हमको एक बार प्रैक्टिस में आ जाए। अब की बार हम इस मेथड की जगह पर सीधे सीधे इसी मेथड को अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये मेथड आपको बचपन से सिखाया गया है, ये आपको आता है। हम इस वाले मेथड को अपने प्रैक्टिस में लेके आते हैं। ठीक है, हमने कहा, फिर से क्वेश्चन, यदि अल्फा बीटा समीकरण
एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी बराबर 0 के मूल हैं, तब वह समीकरण ज्ञात करें जिसके मूल अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 कॉमा बीटा माइनस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 हो। अब अगर अपन सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट वाला काम करते तो इसकी कैलकुलेशन हमारे लिए बहुत लंबी होती, क्योंकि पहले इन दोनों को जोड़ो एलसीएम लेकर के और फिर इन दोनों को प्रोडक्ट भी करना होता। उसकी जगह हम अपने मेथड 2 पे चलते हैं। मेथड 2 हमसे ये कहता है, सिंपल सी बात है कि पहले लिख लो क्या दिया है। मुझे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी बराबर 0 के 2 मूल दिए हैं मुझे, अल्फा और बीटा। मैंने क्या बोला था, जो दे रखा है मूल उसमें से एक मूल को इस समीकरण में डाल के संतुष्ट करा दो। तो आपने बोला कि सर अल्फा स्क्वायर माइनस ए अल्फा प्लस बी बराबर 0 आ गया, ये और ये सत्य समीकरण आ गई। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। फिर मैंने कहा कि जो मूल आपको निकालने, मतलब जो मूल की आप द्विघात समीकरण आपको निकालनी है, जिसके मूल आपके क्या होने चाहिए, अल्फा माइनस 1 अल्फा प्लस 1, उस मूल को ले लो और उसको x के बराबर रख दो। तो x बराबर आपके पास आ गया अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1। अब अल्फा में हमारे पास एक समीकरण है, हमको तो द्विघात बनानी है तो x में बनेगी। तो यहां से अल्फा का मान निकालो किसके रूप में, x के रूप में। तो क्या बनेगा, ये अल्फा x प्लस एक्स बराबर अल्फा माइनस 1, ये बन गया आपका, इधर लेके जाएंगे और x को उधर लेके जाएंगे तो अल्फा x माइनस अल्फा बराबर माइनस 1 माइनस एक्स। यहां से अगर अपन अल्फा कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा x माइनस 1 बराबर माइनस 1 माइनस एक्स। तो अल्फा का मान आपके पास आ जाएगा माइनस कॉमन लेने पर 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1, या इसको अपन लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स यानी x 1 प्लस एक्स अपॉन माइनस नीचे ले लिया मैंने बेटा तो 1 माइनस एक्स आ गया। तो अल्फा का मान आपके पास कितना आ गया, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स आ गया। अल्फा का मान 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स आ गया। अब क्या करेंगे, इस मान को, यानी जो अल्फा आपने निकाला है, इस मान को उठाएंगे और इस समीकरण में डाल देंगे, क्योंकि ये समीकरण ही अल्फा में है। तो ये सत्य होगी तो डाल देते हैं, क्या आएगा बताओ, ये आएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस ए टाइम्स ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस बी बराबर 0। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा यहां पर, माइनस ए टाइम्स ऑफ, जब एलसीएम लूंगा तो ये आएगा 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स प्लस बी टाइम्स ऑफ 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, अब ये क्या बन गया फटाफट बोल दो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, सिर्फ कैलकुलेशन से बेटा बचा लेंगे कैलकुलेशन अपन, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। गुणांकों को एक साथ रखें तो एक्स स्क्वायर का गुणांक पकड़ ले, कॉमन लिया, यहां से 1 आएगा, यहां से प्लस का a आ जाएगा और यहां से प्लस का b आ जाएगा, तो 1 प्लस a प्लस b हो गया। प्लस मैंने x का गुणांक पकड़ने की कोशिश करी तो यहां से 2 आ जाएगा, यहां से माइनस का 2b आ जाएगा। प्लस कांस्टेंट पकड़ने की कोशिश करी तो 1 माइनस a प्लस b बराबर 0। ये आपकी वो समीकरण है जिसका मूल अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 और बीटा माइनस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 होगा। और ये जो हम तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरीके को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। ठीक है, हम मूलों को परिवर्तित कर रहे हैं। अच्छा, इसमें एक और मजेदार बात है, इसको आप जैसे चाहें, पर ये सिर्फ एक चीज के लिए ध्यान रखना कि ये सिर्फ सममित मूलों के लिए चलता है और इसमें आप आगे से पीछे और पीछे से आगे भी जा सकते हैं। इसका मतलब अगर मैं प्रश्न को उल्टा पूछ लूं, अभी तक तो आपने सारे प्रश्न हमेशा जीवन में जो देखे हैं वो इसी तरह के देखे हैं। ठीक है, मैं एक सवाल आपके लिए और लिख देता हूं यहां पर। ठीक है, तो अपन देखें सवाल को। मैंने सवाल लिखा, यदि 1 अपॉन, या गंदा सही लेंगे, अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 और बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 1 समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूल है, तब
वह समीकरण ज्ञात करें जिसके मूल अल्फा बीटा हो। वो समीकरण ज्ञात करें जिसके मूल क्या हो, अल्फा बीटा। अब देखो सवाल मैंने एक्यूरेटली उल्टा पूछा है। पहले तो मैं अल्फा और बीटा देता था और आपसे बोलता था वो द्विघात समीकरण निकालो जो इस तरह के मूल को अपना मूल बनाती हो। अब की बार मैंने सवाल बिल्कुल उल्टा पूछा। मैंने बोला कि ये मैंने कहा कि इसके मूल हैं, तो ऐसी द्विघात बताओ जिसके मूल क्या हो, अल्फा और बीटा हो। तो अगर आप रिवर्स वाले मेथड, पहले वाला मेथड जो आपने क्लास 10th में सीखा है उससे करने जाएंगे तो आप खुद ही जैसे ही ट्राई करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि उस मेथड से ये प्रश्न होने वाला, आसानी से होने वाला नहीं है। अब हम क्या करें, हम जो मेथड सीखा, जो हमारा शॉर्ट एंड स्वीट मेथड है, हम वही करते हैं। हमसे क्या कहा गया था इस मेथड 2 के लिए कि भाई साहब पहले तो जो दिया है वो लिख लो। मैंने कहा एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 में क्या डाटा दिया है उन्होंने कहा है कि इसका एक मूल है अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 और दूसरा मूल है बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 1। बात खत्म। मैंने कहा अगर मूल है तो समीकरण में संतुष्ट करा लो एक मूल को, तो एक मूल इसमें संतुष्ट करा के मैं क्या बोलूंगा, अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस पी टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 प्लस क्यू बराबर 0 आ गया। ठीक है, अब क्या करूं मैं, मेरे को कौन सा, फिर अपना यहां तक का काम हो गया, देखो जहां तक का काम हो गया। अब हम क्या बोलेंगे, अब हम चाहते हैं एक ऐसा मूल जो क्या हो, अल्फा हो। तो जो नया मूल है उसको x के बराबर रख दो। तो हमने कहा कि साहब x बराबर अल्फा वाली द्विघात समीकरण बनानी है हमें। अब यहां पर अगर x बराबर अल्फा है तो अल्फा का मान किसके बराबर भी होगा, x के बराबर। तो अल्फा का मान x उठाओ, इसमें डाल दो, ये आ गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस पी टाइम्स ऑफ x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस क्यू बराबर 0। लो बात ही खत्म हो गई। कितना सिंपल सवाल, x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस पी टाइम्स ऑफ x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस क्यू टाइम्स ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, जिसको आप लिखोगे तो आएगा x स्क्वायर, कॉमन लेने पर 1 माइनस पी प्लस क्यू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा, प्लस x कॉमन लेने पर 2 माइनस 2q प्लस 1 प्लस p प्लस q बराबर 0। और ये है वो आपकी द्विघात जिसका मूल क्या आएगा, अल्फा और बीटा, जबकि उसके मूल थे अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 और बीटा माइनस 1 अपॉन बीटा प्लस 1। तो प्रश्न चाहे किधर की तरफ से भी पूछा जाए, जो मेथड 2 है वो परफेक्ट है। अब मेथड 2 को मैं एक बार फटाफट से आपको रिकैप करा दूं कि वो क्या है। जो आपको दी गई समीकरण है और जो मूल दे रखे हैं उनमें से एक मूल को किस में डाल दें, समीकरण में डाल दें। जैसे ही आप अल्फा या बीटा या कोई सा भी टर्म का एक मूल डालेंगे तो आपको एक नई समीकरण प्राप्त हो जाएगी। वो समीकरण अल्फा के रूप में आ गई मान लीजिए। फिर आपको जो मूल चाहिए, जो मूल आपको निकालने हैं, उसको x के बराबर रख दें और वहां से अल्फा का मान निकालें, किसके रूप में, x के रूप में। जब अल्फा का मान x के रूप में आ जाएगा तो उसको डाल दे कहां पर, जो आपने ये समीकरण बनाई थी इसमें, और इसको हल कर लें, आपको आपका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और करना नहीं है। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं यह मेथड तभी काम करेगा जब सममित मूल होंगे। ठीक है, चलिए, तो ये जो है ये आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स है। 2 मेथड मैंने आपको इसमें बता दिए। मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई दिक्कत आई होगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आराम से क्या करना है, जो दिया है उसमें मूल डाल देने हैं, फिर जो मूल चाहिए उसको x के बराबर रखना, अल्फा का मान निकालो, समीकरण में डालो, x में जो समीकरण आएगी वही आपका उत्तर है। अब एक प्रश्न और देखिए बेटा, ठीक है। क्वेश्चन है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर 0 के मूल वास्तविक तथा किसी
धनात्मक संख्या C से किसी धनात्मक संख्या, इसको ऐसे लिखें, मूल वास्तविक तथा मूलों का अंतर किसी धनात्मक संख्या C से छोटा है, तब B का परिसर ज्ञात करें। B का अंतराल ज्ञात करना है हमें। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है कि यदि समीकरण x स्क्वायर प्लस ax प्लस बी बराबर 0 के मूल वास्तविक तथा मूलों का अंतर किसी धनात्मक संख्या C से छोटा है, तब B का परिसर ज्ञात करना। अब देखो, सवाल को समझना पड़ेगा कि आखिर ये कहना क्या चाहता है। यहां पर प्रश्नों को अब जो हमें बात करनी है वो हर क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमें ये समझ में आना चाहिए कि ये प्रश्न हमसे पूछ क्या रहा है, ये भाई चाहता क्या है। ठीक है, कहना क्या चाहता है। तो ये कह रहा है कि आपको एक द्विघात समीकरण दी गई है जिसके मूल वास्तविक है। ठीक है, वास्तविक तो वास्तविक के साथ भिन्न भी हो सकते हैं, वास्तविक के साथ वो समान भी हो सकते हैं। तो उसने आगे क्या कहा कि मूलों का अंतर किसी धनात्मक संख्या C से छोटा है। धनात्मक संख्या C से थोड़ा सा छोटा होगा पर अंतर जिंदा तो है, अंतर कुछ ना कुछ धनात्मक संख्या आ तो रहा है। इसका मतलब मूल वास्तविक भी है और भिन्न भी है। ठीक है, पहली बात समझ में आ गई। तो हमने जो इतना स्टेटमेंट हमने पढ़ा सवाल का कि मूल वास्तविक है तथा मूलों का अंतर किसी धनात्मक संख्या C से छोटा भी है, तो मैं ये बोल पाया, पहली बात जो मुझे समझ में आई कि मूल जो हैं वो वास्तविक हैं तथा भिन्न हैं। ये बात समझ में आ गई आपको। अब ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि अगर द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक तथा भिन्न होगा तो उसका d जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। चालू करें, d निकालना। d का मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, यहां पर होगा a स्क्वायर माइनस 4b ग्रेटर देन 0। यहां से देखो तो मैं लिख सकता हूं इसे 4b माइनस a स्क्वायर लेस देन 0। तो b का मान जो हो गया वो a स्क्वायर बटे 4 से छोटा हो गया। इस बात को हमने सीख लिया। ठीक है, अब उसने एक और बात कही। क्या कही? उसने उसी बात में एक बात और छुपा के बोली कि मूलों का जो अंतर है। अच्छा, मूलों का अंतर क्या? समीकरण के मूल अगर आप मानते कि अल्फा और बीटा है तो मूलों का अंतर यानी मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा होता। और वो बोल रहा है कि मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा किसी संख्या C से, धनात्मक संख्या C से छोटा है, यानी मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा जो होगा वो क्या होगा? C से छोटा। मूलों का अंतर का मतलब क्या हुआ? मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा, और वो छोटा है किससे? C से। अब इसको अपन स्क्वायरिंग कर दें, क्योंकि दोनों तरफ धनात्मक है, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज लेस देन C स्क्वायर। अल्फा माइनस बीटा का मतलब क्या होता है आप बताएं? अल्फा माइनस बीटा अपन ने अभी पढ़ा था, मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा बराबर रूट डी बाई मॉड ए हुआ करता था। इस प्रश्न में यहां पर गुणांक a का जो मान है वो 1 है। क्यों? a क्या है? लीडिंग कोएफिशिएंट है। ठीक है, तो यहां कितना आ जाएगा? d लेस देन c स्क्वायर। अब d क्या है? d आपका था a स्क्वायर, निकाल चुके हैं अपन पहले वाले इसमें, a स्क्वायर माइनस 4b लेस देन c स्क्वायर। तो इसको इधर भेज देते हैं तो 4 ये आ जाएगा आपका, इसको ऐसे लिख लो कि ये आ जाएगा 4b इज ग्रेटर देन a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। देख लें आप ध्यान से, मैंने इसको इधर ले लिया, 4b को इधर ले लिया, c स्क्वायर को उधर भेज दिया और 4b को इधर ले लिया, तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, वो 4b से। तो b का मान किससे बड़ा आ गया? a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बाई 4 से बड़ा आ गया। और किससे छोटा आ गया? a स्क्वायर बटे 4 से छोटा आ गया। तो मैं क्या बोलूंगा कि b कहां से कहां तक जाएगा? b जाएगा a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बाई 4 से लेकर और a स्क्वायर बाय 4 तक। यह है b का परिसर। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सवाल है, लेकिन प्रश्न पढ़ने के बाद हमें सीखना पड़ेगा कि आखिर वो कहना क्या क्या चाहता है। तो वो सारी चीजें उस प्रश्न की जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, उसमें छुपा हुआ है, बहुत आराम से करना है। मैंने बोला मूल वास्तविक हैं,
अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि समान है या भिन्न है, पर उसने जैसे ही अंतर बोला कि अंतर किसी धनात्मक संख्या से छोटा है, मतलब दोनों के दोनों मूल अलग अलग होंगे, फटाफट d ग्रेटर देन 0 मेरे दिमाग में कौंध गया और मैंने उसका आंसर निकाल लिया। फिर उसने बोला कि अंतर के बारे में कुछ बोला। अंतर के लिए मैंने आज ही निकाला कि मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा रूट डी बाई मॉड ए होता है। तो हमने कहा कि जो मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा वो सी से छोटा दे रखा है, उसकी वैल्यू डाली और हमारा बी का मान जो आया वो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 4 से बड़ा आ गया। तो मैंने कहा कि हमारा परिसर आसानी से निकल गया। ठीक है, तो ये आसान है, सिर्फ आपको भाषा देख करके और ये समझना पड़ेगा कि प्रश्न क्या कहना चाहता है, और उसके लिए आपको जितने भी रिजल्ट्स लिखाए जा रहे हैं वो आपको आत्मसात होने चाहिए, आपको कंठस्थ याद होने चाहिए और वो समझ में भी आना चाहिए कि वो कैसे आए हैं। ठीक है।